हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट माई जर्नी ऑफ एसएससी। 12th से लेके एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करने तक का मेरा जो सफ़र है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो सबसे पहले मेरी 2007 में जो है 12th कंप्लीट हुई थी और उसके बाद आई मेड ए डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी। सो मैं मर्चेंट नेवी में चला गया। सो 7-8 साल वहाँ पे रहने के बाद आई वॉज सेलिंग एज ए सेकंड ऑफिसर इन 2014। सो 2014 की बात है जब मुझे पता चला एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स के बारे में, और उस टाइम पे मैं शिप पे था। तो जब मैं शिप पे था तो मैंने मेरे एक दो फ्रेंड्स का जिक्र किया कि ऐसे ऐसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा भाई हमें क्या बता रहा है, हमें तो पता ही, हम तो हर साल इसका एग्जाम देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी इसका एग्जाम देना है, जब मैं इस बार शिप से उतर के आऊँगा तो मैं इसका एग्जाम दूंगा, मुझे कुछ बुक्स वगैरह जो है बताओ। तो एक बार हमारा शिप जो है वो इंडियन पोर्ट पर, उड़ीसा में एक पोर्ट है पारादीप, वहाँ पर आया था। तो पारादीप में हमारा शिप जो है करीब 1 महीने के लिए एंकरेज पे खड़ा था। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रू चेंज होना था। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कहा था कि मुझे कुछ बुक्स जो है एसएससी की भेज दो, मैं जो है इसकी तैयारी करूँगा। तो मेरे उस फ्रेंड ने जो कुछ एक बुक्स कोरियर कर दी कंपनी में। कंपनी ने फिर जो ऑन बोर्ड जो क्रू आने वाला था उनको बुक्स दे दी ताकि वो मुझे वहाँ पर दे सके। तो मुझे करीब अक्टूबर 2014 की बात है, अक्टूबर के आसपास शायद मुझे जो है बुक्स मिल गई थी, अक्टूबर या नवंबर के आसपास। तो मुझे जो उस मेरे फ्रेंड ने बुक भेजी थी, एक तो थी मैथ्स की किरण के चैप्टर वाइज की बुक थी, जो कि उस टाइम पे शायद 6,500 प्लस कुछ ऐसी आती थी, और एक इंग्लिश की भेजी थी एसपी बख्शी की बुक। तो ये जो 2 बुक्स थी ये मैंने शिप पे पढ़नी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने एसपी बख्शी को पढ़ा, वहाँ से मुझे इंग्लिश की ग्रामर वगैरह में देखने लगा। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मुझे लगा कि मुझे किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है, उस बुक से मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैंने किरण की मैथ्स की बुक देखी, उसमें जो पीछे सॉल्यूशंस दे रखे थे, तो आपको पता है इतनी मोटी बुक आती है, तो करीब 6,500 क्वेश्चन थे उसके अंदर। मैंने धीरे धीरे क्या किया, जब भी मेरी रात को ड्यूटी होती थी, उस टाइम पे मेरी रात को ड्यूटी होती थी 12 से 4, यानी रात को 12 से सुबह के 4 बजे तक मेरी नाइट ड्यूटी है। उस टाइम पे एक बंदा और मिलता था लुकआउट के लिए, शिप चलाने का काम होता है वहाँ पे। तो शिप तो ऑटो पायलट पे चलता ही रहता है। जैसे मान लो हम पैसिफिक ओशन में निकल गए, अटलांटिक में निकल गए, तो दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता, बस एक बंदा खड़ा है, वो लुकआउट करता रहेगा, बीच से थोड़ी बहुत चीज़ें करनी होती हैं। फिर भी रात को आप 12 से 4 की वॉच का जो 4 घंटे होते हैं, इसमें आप आराम से 2.5-3 घंटे निकाल लेते हो पढ़ाई के लिए। तो उन 2.5-3 घंटे निकाल के मैं उस टाइम पे जो है मैथ्स के अपने क्वेश्चन सॉल्व करता था, देख देख के भाई पीछे कैसे सोल्यूशन है, किस तरीके की चीज़ों को सॉल्व किया गया है। तो करीब 3-4 महीने तक मतलब मैं ऐसे ही देखता रहा, कुछ क्वेश्चन छोड़ देता, कुछ कर लेता। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे जो है किरण चैप्टर वाइज होती है, उस टाइम पे 6,500 सवाल थे उसके अंदर, मैंने धीरे धीरे जो है कंप्लीट कर दी। फिर उसके 5-6 महीने के बाद करीब 20 अप्रैल 2015 के आसपास मैंने जो है साइन ऑफ किया। तो जब तक मैंने साइन ऑफ किया तब तक जो किरण की जो बुक थी वो मैं ट्रेडिशनल तरीके से एक्स मान के चीज़ों को काफ़ी हद तक जो सॉल्व करने लग गया था। फिर जब मैं घर आया यहाँ पे, उसके बाद घर आते ही 2 मई को शायद एसएससी सीजीएल 2015 के फॉर्म निकल गए, यानी कि जस्ट घर आते ही 10-12 दिन के बाद ही। सो आई वाज लकी कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा फॉर्म्स के लिए। तो फॉर्म निकले, लेकिन उससे पहले जैसे मैं घर आया था, अगले ही दिन जो है मैं कोचिंग के लिए निकल गया। तो हमारे यहाँ पे, मैं एक्चुअली भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, हरियाणा के। तो यहाँ पे भिवानी में कोई अच्छी कोचिंग थी नहीं। एक रोहतक जगह पड़ती है यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट था, पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। उस टाइम पे केडी कैंपस और पैरामाउंट के जस्ट झगड़े चल ही रहे थे। कुछ टाइम के बाद केडी कैंपस अलग हो गया था। तो उस पैरामाउंट इंस्टीट्यूट में गया, जो कि यहाँ से करीब 50 किलोमीटर पड़ता था। तो वहाँ पे जब मैं पहले दिन पहुँचा तो मतलब डेमो बैच चल रहा था, तो फर्स्ट डे ही था शायद उनका बैच लॉन्चिंग का। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। जब मैं जैसे क्लास के अंदर एंटर हुआ तो मतलब ये मान के चलो कि जो सीट थी वो तो सारी भरी गई, उसके बावजूद भी ऑफिस से क्लास, क्लास से ऑफिस के बीच का जो कॉरिडोर था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, बच्चे आ रहे हैं क्वेरी के लिए, पूछ रहे हैं, एक रूम से दूसरे रूम, एक क्लास से दूसरे क्लास ऐसे जा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे कि किस क्लास के अंदर किसकी कोचिंग चल रही है। तो मैंने वहाँ पे पूछा कि भाई एसएससी सीजीएल की कोचिंग के लिए मैं आया हूँ। तो मतलब वहाँ पे हर एक बंदा एसएससी बोल रहा था। तो मुझे लगा एसएससी सीजीएल क्यों नहीं कह रही है, एसएससी में तो सीएचएसएल भी होता है, एमटीएस भी होता है। तो बाद में पता चला कि एसएससी में मतलब एक ही बैच होता है, सब एक के अंदर बैठ जाओ, कोचिंग जो है सीजीएल की होती है, आप उसके बाद बाकी के भी जो अपने एग्जाम्स दे सकते हो। तो मैंने जो है वहाँ पर एडमिशन ले लिया। तो उस टाइम पर ऑफलाइन की जो फीस थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब 16 या 17 हज़ार वहाँ पर उस टाइम पर फीस थी। पैसा ही पैसा होगा। तो वो फीस पे की, और करीब 1 महीने तक मैं डेली अप डाउन करता, मतलब भिवानी से रोहतक, रोहतक से भिवानी, ये करीब 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का, इस तरीके से लगभग मतलब 2.5 से 3 घंटे खराब हो जाते थे। आप थोड़ा पहले निकलोगे, थोड़ा पहले पहुंचोगे क्लास में, उस तरीके से। तो 1 महीने तक मैंने इसी तरीके से अप डाउन किया। और उस 1 महीने के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा जो क्लासेज अटेंड की थी वो थी मैथ्स की। तो मैथ्स में मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि मतलब अपन जैसे किस तरीके से एक्स मान के हर एक चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उस तरीके से तो मतलब सिलेक्शन शायद मुश्किल हो जाएगा अपना। लेकिन कोचिंग के अंदर जिस तरीके से रेशियो मेथड सिखाया गया और मतलब वैल्यू पुटिंग मेथड सिखाया गया, वहाँ से चीज़ें समझ में आ गई कि भाई तरीका जो है सॉल्व करने का यही है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो अप्रैल के 10 एक दिन और मई का भी आधे से ज़्यादा महीना जो है मैं रेगुलर जो है क्लासेस गया। उसके बाद सीजीएल की जो डेट्स आ गई थी कि 8 अगस्त को एग्ज़ाम है।
तो यानी कि टोटल शिप से घर आने के बाद यानी कोचिंग ज्वाइन करने से लेके एग्जाम तक करीब करीब 3 महीने 1 हफ्ता ऊपर, बस इतना ही टाइम था, मतलब 1 या 2 हफ्ते ऊपर, मतलब 3.5 महीना। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब 3.5 महीना था प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मेरे पास। आपने भी देखा होगा इसका सिलेबस देख के लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हाँ ये सवाल तो है जो अपन कर देंगे। और उस टाइम पे जो है उससे पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो 96 की थी 200 में से। तो ऐसा लगता था मतलब 96 नंबर लाने तो बड़े आसान है। फिर जब CGL 2015 की मैं तैयारी कर रहा था उसी टाइम पे मेरा मर्चेंट नेवी का ही जो एक दूसरे बैच का लड़का एक बार मेरे घर पे आना हुआ उसका, तो उसने देखा मैं CGL की किताबें पढ़ रहा हूँ, तो उसने देखा कि शायद मर्चेंट नेवी छोड़ने का मेरा प्लान है। मैंने उसको बोल दिया था मैं दोबारा शिपिंग में नहीं जाऊँगा कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे यहीं पे जो एग्जाम निकालना है। तो उसने मतलब एक मुझे बात कही कि तुझे क्या लगता है कि तू अब तैयारी शुरू करके मतलब सिलेक्शन ले लेगा? अब इतने लाखों बच्चे हैं जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कंपटीशन करके भी 3 महीने में भाई उनका सिलेक्शन नहीं होगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अबे साले। तो एक बार के लिए तो मुझे हर्ट हुई थोड़ी ही बात। फिर मैंने उसको कहा कि चलो कोई नहीं है, ट्राई करेंगे, कोशिश करना अपने हाथ में है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो फिर जब ऐसे मुझे 1 महीना हो गया था कोचिंग डेली अप डाउन करते हुए, तो फिर मैंने देखा कि मेरे डेली के 2.5 से 3 घंटे तो ऐसे खराब हो रहे हैं आने जाने में। लेकिन चीज़ें मुझे पकड़ में आ गई थी कि भाई मतलब मैथ्स किस तरीके से करना है। इंग्लिश भी मतलब ठीक ठाक थोड़ी बहुत देख ली थी, लेकिन इंग्लिश का मेरा मतलब लगभग सारे सिलेबस छूट गया था। तो मेरा मेन फोकस था कि भाई मैं अगर मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मैं इंग्लिश पे आऊँगा। फिर जब लगभग 2 महीने रह गए थे एग्जाम के, उन 2 महीनों में जो है मैंने मतलब भयंकर तरीके से जो अपना शेड्यूल बनाया। अब जैसे जब मैं शिप पे था तो मेरी आदत थी भाई नाइट ड्यूटी करने की, तो मुझे रात को वैसे भी मतलब जगने की आदत थी। तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया, मैं डेली मतलब 10 बजे के बाद से लेके और सुबह के 5 बजे तक, ये जो मतलब 7 घंटे का टाइम था, इन 7 घंटों के अंदर मैं आराम से मतलब 4.5-5 घंटे पढ़ लेता था। मतलब कि एक बार शाम को अपने डिनर कर लिया, उसके बाद सुबह के 5 बजे तक मतलब आप बीच में आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, थोड़ा रेस्ट ले लिया, एनालिसिस किया, फिर थोड़ा पढ़ाई की, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, मतलब इस तरीके से आप 4.5 से 5 घंटे आराम से निकल जाते थे मेरे रात की पढ़ाई में। तो उन अगले 2 महीनों तक फिर मैंने ये रखा कि मैं पूरी रात पढ़ता था और फिर सुबह 5 से 5:30 बजे सो के फिर दोपहर में अपने आराम से मतलब सुबह 11 बजे के आसपास उठता था। तो ये जो रूटीन था ये मैंने लगभग मतलब 1.5-2 महीने तक फॉलो किया। तो जब 1 हफ्ता करीब हो गया था मेरे को इस रूटीन के अंदर, तो मतलब इतनी भयंकर चीज़ें समझ में आने लग गई थी। ये लग गया था कि अब मतलब सही स्पीड से ग्रोथ हो रही है, कि हाँ मतलब अब अपन जो है सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन उस टाइम में 2015 में क्या है ना, मतलब इतना ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, मतलब इतना एक्सेस नहीं था ऑनलाइन का, मतलब जियो भी का भी सिम नहीं था उस टाइम पे मेरे पास। और शायद अभी जो इतने सारे अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कोर्सेज़ के, ऑनलाइन कोर्सेज़ के, फिर यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन 2015 में ये सब इतनी चीज़ें नहीं थी। इनफैक्ट मॉक टेस्ट देने के लिए भी मुझे मतलब संडे को मॉक टेस्ट होता था और ऑफलाइन मैं भिवानी से रोहतक जाता, मॉक टेस्ट दिया और फिर वापस आता और 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आता था। उस टाइम OMR शीट पे अपन गोले भरते थे। आज के टाइम में तो मतलब सब कुछ इतना इजीली एक्सेसिबल है, अपन कोई भी मॉक टेस्ट खरीद के फट से अपना जो है एग्जाम दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलो मॉक टेस्ट की बात आ गई, तो आई विल रिकमेंड ऑल यू गाइस कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दो। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। इनके अंदर जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यूज़ किया गया है और प्लस पास्ट पेपर जो है डिट्टो ऐसे कैसे उठा के यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में रखे गए हैं। और करीब 13-14 लाख यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो जब इतने लार्ज स्केल पे जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हो तो इतने ज़्यादा बच्चों में आपको अपने रैंक का पता चलता है और आप एक बेटर एनालिसिस कर पाते हो कि आप इस कंपटीशन में कहाँ लाई करते हो। और आप मेरा कूपन कोड भाई यूज़ करोगे तो आपको 360 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे अगले 1 साल तक अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो। आप मेरा कोड यूज़ करना भाई BHAI, यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब ये जो 2 महीने थे, मतलब इन 2 महीनों के अंदर इतने सारे मतलब थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या, मतलब कि गलत डिसीजन तो नहीं है, या कितने नंबर में लेके आ पाऊँगा, अभी तो सिलेबस भी बहुत बाकी है। मतलब अभी आप सब जो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जो सारी बातें लिखते हो ना, मैं इन सब चीज़ों के अंदर से निकल चुका हूँ। मतलब ये जो स्कोर न बढ़ना, फिर कभी डर लगना, कभी मतलब ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन में चले जाना कुछ टाइम के लिए कि यार पता नहीं मतलब होएगा कि नहीं होएगा, इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। 2 महीनों में मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था। अब फिर 8 अगस्त को जो है एग्ज़ाम हुआ Tier 1 CGL 2015 का Tier 1। अब मैं Tier 1 दे के आया। अब वहाँ पे भी मेरे से कुछ एक गलती हुई थी उस टाइम पे OMR के गोले भरने में, लेकिन उस टाइम पे मैंने फ्लूड का इस्तेमाल कर लिया था। फिर कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि फ्लूड का जो है मतलब अलाउड नहीं होती फ्लूड यूज़ करनी, तो नंबर कट जाएंगे ये वो, बट लकीली जो है मतलब मैं बच गया। तो उस टाइम पे मेरा स्कोर आया प्रीलिम्स में 120 और कट ऑफ गई थी 102। सो मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लगा कि चलो ठीक है, कट ऑफ से 18 नंबर ऊपर आ गए हैं। और उस टाइम पे क्या होता था, 2 घंटे का पेपर होता था और 200 क्वेश्चन आते थे। तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने के मुकाबले। तो इस वजह से जो है कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती थी। और उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कट ऑफ डाउन जाने का। तो 102 कट ऑफ और मेरे 120, तो 18 नंबर ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करती। अब जब प्री निकल जाता है ना आपका, तो फिर मेंस की तैयारी करने में बड़ा मजा आता है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। क्योंकि प्री में आपको रीजनिंग और GS पढ़नी होती है, जो कि मेंस
मेंस में नहीं आती। अब मेंस में बचता है आपके पास सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स। अब जब आप केवल ये 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मतलब ठीक लगता है, आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ दो, दूसरे टाइम पे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, तो मीन्स ये थोड़ा इजी होता है। तो मैंने जो मेन फोकस रखा था उस टाइम पे वो था पास्ट पेपर्स के ऊपर। मतलब जितने भी आज तक एसएससी ने पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन सब के अंदर से मैं 2-3 बार निकल गया था, फिर ऐसे मैथ्स में से भी और फिर ऐसे ही इंग्लिश में से भी। तो फिर आई थिंक मेन्स जो हुआ था वो इनका हुआ था 25 अक्टूबर को शायद। फिर 25 अक्टूबर को जब मेंस हुआ, मेंस दिया और फिर उसके बाद जो इनका रिजल्ट काफ़ी लेट आया था, पता नहीं कुछ पंगे वंगे चल रहे थे उस टाइम पे। कई लोग ओएमआर अपनी सीटें ब्लैंक छोड़ के आ गए थे, कुछ रैकेट चलता था कि भाई बाद में पैसे दे के इसको भरवा लेंगे, इस तरीके से रिजल्ट जो है काफ़ी लेट आया। और उस टाइम पे मेरी जो है रैंक इतनी अच्छी आई नहीं, तब मेरी करीब 5000 समथिंग रैंक आई थी। गजब बेइज्जती है। जॉब तो मिल गई थी, मुझे मिला था टैक्स असिस्टेंट CBIC मतलब एक्साइज के अंदर। तो मुझे मुंबई कस्टम अलॉट हुआ था, तो मुंबई कस्टम्स में टैक्स असिस्टेंट की जॉब मिली थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने CGL 2016 फिर से दिया और फिर CGL 2016 में आई गॉट इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट। और फिलहाल मैं 2016 बैच के थ्रू सीनियर टैक्स असिस्टेंट ऐसे काम कर रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। और फिर अभी करीब 1.5-2 साल पहले के आसपास एक फ्रेंड का फंक्शन था, उस फंक्शन में वो लड़का भी आया था जिसने मुझे कहा था कि भाई तुझे क्या लगता है कि मतलब तू अब सिलेक्शन ले लेगा इतने सारा लाखों की भीड़ के अंदर से। तो मैंने उसको कहा कि देख भाई सिलेक्शन ले लिया, अरे एक नहीं 2 बार ले लिया। उस टाइम पे वो मुझे बोला कि यार तू तो उस बात को सीरियसली ले गया, मैं तो मजाक में कह रहा था। सो आई सेड थैंक गॉड मैं उसको सीरियसली ले गया। अगर मैं उसको मजाक में ले लेता और सीरियस ना होता पढ़ाई के लिए तो शायद मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता। और हाँ, मॉक टेस्ट की बात करूँ तो जो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था वो आई थिंक मैंने मई में दिया था। जब मैंने अप्रैल में CGL की तैयारी स्टार्ट कर दी थी तो करीब मुझे 1 महीना हुआ था। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि चला रोहतक चलते हैं, मॉक टेस्ट दे के आते हैं। तो आई सेड कि यार अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसने मुझे समझाया कि यार सिलेबस के अगर पीछे रहेगा तो उसे मॉक टेस्ट कभी दे ही नहीं पाएगा। मतलब आप डे 1 से ही लग जाओ चाहो तो मॉक टेस्ट देने में कोई बुराई नहीं होती। तो मुझे लगा कि यार कम स्कोर आएगा, डिमोरलाइज होऊंगा ये वो, बट आई फाइनली एग्रीड। मैं उसके बाद मॉक टेस्ट देने गया एंड यू वोंट बिलीव उस टाइम पे मेरा पहला जो मॉक टेस्ट था, सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मेरे पहले मॉक टेस्ट में 70 नंबर आए थे। लेकिन तब मुझे लगा कि अच्छा हुआ यार मैंने मॉक टेस्ट दिया। इससे क्या होता है, मॉक टेस्ट अपने को अपनी औकात पता चल जाती है। तो मतलब एक तो अपन हवा में नहीं जाते, पहले अपने को लगता है तैयारी अपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन हम मॉक टेस्ट देते हो नंबर कम आते हैं तब पता चलता है कि यार तैयारी अपनी वैसे हवा में ही बढ़िया है, मतलब ऑन ग्राउंड अपन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ऐसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे करीब 70 मार्क्स आए थे मॉक टेस्ट में। उसके 1 हफ्ते के बाद यानी नेक्स्ट संडे को जब मैंने दोबारा मॉक टेस्ट दिया तो मेरे 90 आए। तो 70 से 90 जब आए तो फील हुआ कि चलो बढ़िया है, 20 मार्क्स जो है एक ही बार में बढ़ गए। लेकिन फिर 90 से लेके 100 पार करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मतलब मेरे कभी 94, कभी 96, कभी 91, 1-2 बार 100 पार हो गया, फिर दोबारा 100 से नीचे आ गए। इस तरीके से काफ़ी मेरे मॉक टेस्ट चले। फिर धीरे धीरे जो है मतलब मेरा स्कोर आने लग गया 115-118 के आसपास। और फिर जब मैंने एक्चुअल में प्रीलिम्स दिया तो मेरा 120 आ गया था वहाँ पे। तो भाई CGL एक ऐसा एग्जाम है, इसके अंदर आप थोड़े से लगे रहो। अपने को कहना तैयारी छोड़नी नहीं होती, एक बार तैयारी को पीक पे लेके जाओ, उसके बाद मोमेंटम बना लो। तो अगर आपने मतलब 2-3 महीने एक बढ़िया मोमेंटम के साथ तैयारी कर लेना, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर बचता है सिर्फ रिवीजन, और रिवीजन करने में इसमें बड़ा मजा आता है। मतलब आपको पता चल गया ना कि चीज़ें इतनी ही है। अब जैसे जब अपन इंग्लिश की तैयारी शुरू करते हैं तो ये नहीं लगता कि यार पता नहीं कितने ग्रामर है, कितनी वोकैब है। अब ऐसे तो दुनिया भर की हैं चीज़ें, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो लिमिटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड जो ग्रामर है वो मतलब बहुत लिमिटेड ही है। आप वोकैब की बात करो ऐसे तो पता नहीं कितने अनगिनत जो है शब्द होंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो एसएससी के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो लिमिटेड है। मतलब 3000-4000 ही ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार घूम फिर के अलग अलग तरीक़ों से अपने सामने आते रहते हैं। ऐसे अपन मैथ्स की बात करें तो ऐसे तो कितनी डीप मैथ्स बना लो, लेकिन एसएससी जो है वो रिपीटेड सी मैथ्स पूछती है। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछले 2-1 साल से जब से TCS आया है एसएससी ने थोड़ा सा चेंज किया मैथ्स के अंदर, लेकिन चेंज करने के बाद भी वो चीज़ों को रिपीट ही कर रही है दोबारा से। तो आप एक बार मतलब इस एग्जाम की नब्ज पकड़ जाओ, आपको अगर पता चल गया ना मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप जो है मतलब उनके प्रैक्टिस करके अपना उसको जो है डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने कहीं से अभी तक कोचिंग नहीं लिया तो आई रिकमेंड कि आप एक बार कोचिंग ले लेना। मतलब मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था तो मुझे इंग्लिश वैसे समझ में आई नहीं, बट जब मैंने कोचिंग क्लासेस के अंदर जब मैंने इंग्लिश पढ़ी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा और फटाफट जो है इंग्लिश समझ में आई। ऐसे मैंने जीएस के साथ सोचा था, मुझे लगता था कि यार जीके के लिए कोचिंग की क्या ज़रूरत है, ये तो जो किताब में लिखा है वो डिटो ऐसा कैसा पढ़ना है। लेकिन बाद में मैंने देखा है, जब मैं जीके की एक स्पेशल मैंने क्लास सिर्फ अकेली जीके की अटेंड की थी, वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब चीज़ें समझ में आने लगी। वहाँ पे जब हिस्ट्री पढ़ाई एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो जल्दी याद होने लगी। लेकिन जैसे अपने बुक के अंदर जो हिस्ट्री लिखी होती थी वो रैंडम सी थी, या रैंडम नहीं भी थी तो भी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रैब नहीं हो पाती थी। कोई दूसरा बंदा समझाता है तो जल्दी समझ में आती है। तो आप कोचिंग ले लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है कोचिंग लेने में। आजकल तो दुनिया भर के ऑप्शन है।
मतलब जो भी आपको टीचर ठीक लगे उससे ले लो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मत सोचो बेस्ट टीचर कौन है, इससे पढ़ूँ कि उससे पढ़ूँ। सारे टीचर लगभग सारे टीचर बराबर हैं एक लेवल पर जाने के बाद। आप मतलब बेस्ट स्टूडेंट बनो, एक बेस्ट टीचर को ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आपका बेस्ट होना ज़रूरी है, टीचर बेस्ट हो चाहे नहीं हो चल जाएगा, आप बेस्ट होगे तो ही आपका जो सिलेक्शन होगा। और सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन के लिए वो होती है आपकी सेल्फ स्टडी। देखो कोचिंग जो होता है वो सिर्फ आपको थोड़ा कोच करने के लिए कि किस तरीके से जो है चीज़ों को मतलब आपको अप्रोच करना है एग्जाम के अंदर, बाकी आपकी प्रैक्टिस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आप क्लास के अंदर कोचिंग क्लास में अगर आप 3 घंटे बैठ रहे हो तो आपको बाहर आके घर पे फिर 6 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो 3 घंटे जो है आपके वेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं आएगी इस एग्ज़ाम के अंदर, आप लगे रहना कंसिस्टेंसी के हाथ, 5-6 महीने ढंग से भयंकर तैयारी कर लो, ये एग्ज़ाम जो आपको अच्छे से बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।